हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसका एक सेकंड पार्ट है जिसको बैलेंस शीट कहा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये अकाउंटिंग साइकिल का एंड रिजल्ट है। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, डे बुक में। उसी जर्नल से फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है लेजर अकाउंट में। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट। फिर लेजर अकाउंट की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है, एक लिस्टिंग बनाई जाती है, उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस ओवरऑल जितने भी अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, उनकी एक लिस्टिंग होती है जो जिसके दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। जितने अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस होते हैं उसको डेबिट कॉलम में शो किया जाता है, और जिनके बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं उनको क्रेडिट कॉलम में शो किया जाता है। और टोटल सम ऑफ डेबिट कॉलम हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ क्रेडिट कॉलम। ये जस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है। तो उसी ट्रायल बैलेंस से सबसे पहले फिर बनता है इनकम स्टेटमेंट, जो शो करता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे परफॉर्म किया है। और उसके बाद फिर जो बनता है वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमारा आज का टॉपिक है। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट शो करता है कि एट अ स्पेसिफाइड या एट अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक डेट में ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी वर्थ क्या है एट अ स्पेसिफाइड डेट। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूछते हैं कि आप बताएं कि 30 दिसंबर 2022 में 31 दिसंबर 2022 में आप बताएं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन वर्बली बताने के बजाय जो बैलेंस शीट है वो उनके सामने रख दी जाती है, और वो उसको खुद देख सकते हैं कि ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, नेटवर्थ जो है ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। द बैलेंस शीट इज़ द फाइनेंशियल टूल दैट फोकसेस ऑन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ अ बिजनेस। अब ये देखिए, ये इनकम स्टेटमेंट से कैसे डिफर करता है। इनकम स्टेटमेंट जो है वो पास्ट परफॉर्मेंस शो करती है कि और लास्ट पीरियड, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे परफॉर्म किया। पास्ट परफॉर्मेंस फोकस्ड है। ये बैलेंस शीट जो है ये प्रेजेंट कंडीशन बताती है कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है कि द बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ठीक है, इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन भी कहते हैं। इसमें जो ये बैलेंस शीट जो बनती है ये अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे बनती है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, यानी एसेट्स हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। इसी बेसिस पे जो है वो बैलेंस शीट बनता है। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स ये है कि प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर एंटिटी एट रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन इवेंट्स। आसान अल्फाज में अगर एक्सप्लेन किया जाए कि वो रिसोर्सेज है जो एंटिटी जो है वो ओन करती है और कंट्रोल करती है, उनके पास उसकी ओनरशिप भी होती है और कंट्रोल भी होती है, और जिससे एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो इनफ्लो करेगा और कंपनी में। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कंपनी ओन करती है और कंट्रोल करती है, और जिसे वो एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी जो है उससे फ़ायदा उठा सकती है फ्यूचर में, तो उनको एसेट कहा जा सकता है। एग्जांपल इनके है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, मशीनरी इक्विपमेंट्स है, व्हीकल्स है, उसके अलावा ऑफिस बिल्डिंग है, बेशुमार जो है इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसके बाद जो बैलेंस शीट में हम शो करते हैं वो है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ वो है वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है जो जिससे एक्सपेक्टेड है कि कंपनी ने जो है उससे आउटफ्लोज ऑफ रिसोर्सेज हो, यानी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन सबसे पहली कंडीशन ये है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो। ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, जिस ऑब्लिगेशन से क्या होगा
कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होंगे तो ये जो होगा इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल कंपनी ने गुड्स परचेज़ किए और पेमेंट नहीं की और क्रेडिट पे परचेज़ की। ये जो क्रेडिट परचेजेस हैं इसके अगेंस्ट एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। ऑब्लिगेशन ये है कि उन्होंने पेमेंट करनी है नियर फ्यूचर में, और ये जो ऑब्लिगेशन है इसको सेटल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज की आउटफ्लो होगी, यानी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन से आउटफ्लो होंगे तभी ये लाइबिलिटीज़ सेटल होंगे और ऑब्लिगेशंस ख़त्म होंगे। तो ये है लाइबिलिटीज़। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्विटी। इक्विटी क्या है? इक्विटी ये है कि जो द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी दैट रिमेन्स आफ्टर डिडक्टिंग इट्स लाइबिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स अर्नड इक्विटी। अब इसमें देखा जाए कि दो इसमें चीज़ें हैं कि इक्विटी है क्या। इक्विटी ये है कि इसको डराइव कैसे कर सकते हैं कि एसेट से लाइबिलिटीज़ माइनस किए जाएँ, कंपनी के टोटल एसेट से टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस किए जाएँ तो ये इक्विटी आती है। इक्विटी ये है, ये क्लेम ऑफ द ओनर है अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी जो ओनर है इस कंपनी का उसका क्लेम कितना है अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। देखें, इसमें देखा जाए सबसे पहले जब ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनती है तो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं रिसोर्सेज लाने के लिए। फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो ये है कि ओनर खुद, उनके पास जो रिसोर्सेज आते हैं वो खुद इन्वेस्ट करें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। और सेकंड ये है कि अगर उनके पास सफिशिएंट नहीं है तो कुछ वो क्या करेगा, वो एक्वायर करेगा। ठीक है, वो जो एसेट्स एक्वायर करेगा वो कैसे करेगा, थ्रू लाइबिलिटीज़, यानी बैंक से लोन लेके वो चीज़ें परचेज़ करेगा। तो जो एसेट्स हैं, एसेट्स जो है वो कुछ सेल्फ फाइनेंस होते हैं, यानी ओनर्स खुद उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, और कुछ जो है वो फाइनेंस्ड बाय द अदर्स होते हैं। जो अदर्स हैं ये लाइबिलिटीज़ है, और जो फाइनेंस्ड बाय सेल्फ है ये जो है ये ओनर्स इक्विटी है। तो जो एसेट्स से हम लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो वो आएगा ओनर्स इक्विटी। और ओनर्स इक्विटी क्या है, क्लेम्स ऑफ द ओनर अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये जो एसेट्स होंगे इसमें क्लेम किसका होगा, ये टोटली ओनर का होगा, क्योंकि ये टोटली फाइनेंस किसने किए हैं, ये ओनर ने किए हैं। इसके बाद बैलेंस शीट का जो है फॉर्मेट्स देखते हैं। इसमें रिपोर्ट फॉर्मेट में भी बनता है और अकाउंट फॉर्मेट में भी बनता है। यूजुअली जो आजकल जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ है वो रिपोर्ट फॉर्म में इसको बनाते हैं और अकाउंट फॉर्मेट में नहीं बनाते हैं। ठीक है, चाहे जो भी फॉर्मेट हो, एंड रिजल्ट वही सेम होगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। Balance sheet transaction. The balance sheet is affected by every transaction that entity encounters. Each transaction has counterbalancing entries that keep the total assets equal to total liabilities and owner's equity. वही अकाउंटिंग इक्वेशन की बात इसमें हो रही है। बैलेंस शीट देखें, रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द यूज़ बाय द फर्म। ठीक है, और नंबर उसके बाद है एसेट्स, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हाउ रिसोर्सेज आर फाइनेंस्ड, लाइबिलिटीज़ जो है वो डेट्स ओड टू द अदर्स, ओनर्स इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मतलब वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट के आइटम्स है उनको ज़रा डिफाइन किया गया है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये अकाउंट फॉर्मेट में है। ये अकाउंट फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाया गया है जिसमें एसेट्स एक साइड पे और दूसरी साइड पे क्या है, लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी है। ठीक है, अभी ये जो प्रोफॉर्मा है बैलेंस शीट का देखें, एक साइड पे, राइट साइड पे जो है ये एसेट्स हैं और लेफ्ट साइड पे जो है वो लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी है। ये देखिए, फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है। राइट साइड पे देखिए एसेट्स के अंडर फिक्स्ड एसेट्स है, फिर इन्वेस्टमेंट्स है, और उसके बाद करंट एसेट्स हैं, लोन्स एंड एडवांसेस है। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे लाइबिलिटीज़ है। सबसे पहले उन्होंने शेयर कैपिटल शो किए जो ओनर्स इक्विटी है, रिजर्व सरप्लसेस, सिक्योर्ड लोन्स, फिर लाइबिलिटीज़ आ गई, फिर करंट लाइबिलिटीज़, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। यानी जो राइट साइड पे होगा वो एसेट होगा और लेफ़्ट साइड पे जो होगा वो हमेशा लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी होगा। इसमें ये कौन सा फॉर्मेट है, ये अकाउंट फॉर्मेट है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है बैलेंस शीट के, एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, ओनर्स इक्विटी है, ये मैंने पहले डिस्कस किया।
अब देखें ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लाइबिलिटीज़ में करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, यानी करंट और नॉन करंट का इसमें टर्म यूज़ हुआ है, या करंट और लॉन्ग टर्म का इसमें टर्म्स यूज़। अब देखिए सबसे पहले लाइबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि करंट और लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क है। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जो कंपनी ने विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ जो है उन्होंने पे करने हैं, वो ऑब्लिगेशंस ख़त्म करनी है, सेटल करनी है, उसको करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। एग्जांपल है अकाउंट पेएबल, नोट्स पेएबल, बिल्स पेएबल। ठीक है, ये वो सारे आइटम्स हैं, अकाउंट्स हैं जो इन्होंने सेटल करने होते हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है, और अगर लाइबिलिटीज़ को सेटल करना है आफ्टर 12 मंथ्स, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक लोन इन्होंने एक्वायर किया है कंपनी ने, तो इसका जो पोर्शन जो उन्होंने कमिंग 12 मंथ्स में पे करना है तो वो करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएगी, और जो अमाउंट इन्होंने 1 साल के बाद पे करनी है, मतलब वो लॉन्ग टर्म लोन 3 साल के लिए होगा, जो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट होगी वो करंट लाइबिलिटीज़ में क्लासिफाई होगी, और जो सेकंड एंड थर्ड ईयर की अमाउंट है वो क्लासिफाई होगी एज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो रेडिबली इसको कन्वर्टेबल इनटू कैश है, जो फॉर एग्जांपल विद इन 12 मंथ्स आप इसको रेडिली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। और लॉन्ग टर्म एसेट्स वो हैं जिनको आप इजीली और रेडिली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। अब देखिए ये एक ट्रायल बैलेंस है। देखें जो फर्स्ट कॉलम है ये उसका है पार्टिकुलर्स है, या अकाउंट डिस्क्रिप्शन है, कौन से नेम ऑफ अकाउंट है। ठीक है, और उसके बाद जो कॉलम है वो डेबिट बैलेंसेस है, और जो उसके बाद कॉलम है थर्ड कॉलम वो है क्रेडिट बैलेंसेस। देखें इसमें जितने भी डेबिट बैलेंसेस शो हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास या तो एसेट्स है या एक्सपेंसेस हैं। जितनी भी एसेट्स होंगे या एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट कॉलम में शो होंगे, और जो लाइबिलिटीज़ होते हैं और ओनर्स इक्विटी होती है ये हमेशा क्रेडिट कॉलम में इसके बैलेंसेस शो होते हैं। ये एक जनरल रूल है, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी ट्रायल बैलेंस में अब देखिए ये जो हाईलाइट हुआ है ये सारे बैलेंस शीट में जाएंगे। क्यों जाएंगे? ये जनरल रूल है कि इन जो एसेट्स है, लाइबिलिटीज़, ओनर इक्विटी, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में जो तीन मेन हेड्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, ये तीनों आइटम हमेशा बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होंगे। ये बैलेंसेस सारे कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। और उसके अलावा जो हमारे पास है इनकम और एक्सपेंसेस के हेड्स, ये सारे कहाँ जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में। तो एज अ रिज़ल्ट ये ट्रायल बैलेंस के जितने भी अकाउंट्स हैं ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं रहेगा। और बैलेंस तो ट्रायल बैलेंस का अपना बैलेंस तो रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो उसका प्रोसेस है कि कौन सा बैलेंस कहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दरअसल कहने का मकसद यही है कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी है, ये रिफ्लेक्ट होंगे बैलेंस शीट में, और इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे? ये रिफ्लेक्ट होंगे इनकम स्टेटमेंट में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम जाएंगे और इनकम स्टेटमेंट में। देखें एसेट्स, एक लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, ये तीनों कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में। सब इनके हेड्स देखते हैं एसेट के अंदर। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड, इंश्योरेंस, लैंड, ऑफिस इक्विपमेंट, ये परचेजेस जो है ये इसमें एसेट्स में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें सप्लाइज आ सकते हैं, इसको प्रॉपर वर्ड जो है वो सप्लाइज अगर पढ़े हैं वो एसेट्स में आ सकते हैं। उसके अलावा जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अकाउंट पेएबल है, अनअर्नड रेंट है, और इसके अलावा ओनर्स इक्विटी में जो कैपिटल है, और उसके अलावा ड्राइंग्स वो है कि ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है कैपिटल से, वो भी ओनर्स इक्विटी में क्लासिफाई होता है। इसी तरह रेवेन्यूज़ है, रेवेन्यूज़ में सेल्स है, और एक्सपेंसेस वेजेस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, सप्लाइज एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि बैलेंस शीट
क्या है और कैसा बनाया जाता है, कौन से उसके फॉर्मेट्स होते हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बैलेंस शीट बनाने का और उसका मकसद क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।